कल जिस प्रकार से जनसुराज पार्टी ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, उनके कार्यकर्ताओं ने लगातार अपने 3 मुद्दों की मांग की और सरकार के सामने सवाल रखा, सरकार को घेरने की कोशिश की। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। उनका इंट्रोडक्शन मैं जरा सा दे दूं। मनोज भारती जी एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट रह चुके हैं, IITN रह चुके हैं और भारत के एम्बेसडर के तौर पर इन्होंने कई देशों, बेलारूस हो, इंडोनेशिया हो या यूक्रेन हो, देश के लिए काम किया है इन्होंने। बावजूद इसके इनका दिल हमेशा बिहार की ये धड़कता रहा, क्योंकि ये बिहार से आते हैं। तो इन्होंने रिटायरमेंट के बाद कोशिश की कि बिहार की राजनीति में उतरकर बिहार के लिए ये कुछ करें। आइए मनोज भारती जी से हम बात करते हैं और जानते हैं बिहार की स्थिति। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है TNP न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कल जिस प्रकार से जनसुराज पार्टी ने, आपके कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया अपने 3 मुद्दों को लेकर के, तो उसमें एक मुद्दा था कि रोजगार के लिए जो 2 लाख रुपए का वादा किया गया था वो लोगों को नहीं मिला। क्या इसका कोई डाटा है आपके पास, प्रमाण है? किस बेसिस पे? नहीं, प्रमाण तो यही है कि लगभग 1.5 साल पहले नवंबर 2023 में जातिगत गणना के ठीक बाद भरे सदन में, विधानसभा में नीतीश जी ने ये ऐलान किया था कि उस गणना के अनुसार 94 लाख जो निम्नतम स्तर पर हमारे ये हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद से 2 बजट निकल चुका है और दोनों बजटों में इस मद पर कोई पैसे नहीं निकाले गए। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? जब नवंबर 2023 में उन्होंने घोषणा कर दी तो फरवरी 2024 में या नहीं तो फरवरी 2025 में बजट में इस बात का कहीं उल्लेख होना चाहिए था। लेकिन जब इसका उल्लेख ही नहीं हुआ है तो इसका सीधा साधा मतलब है कि इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इससे बड़ा क्या प्रमाण दें आपको? तो कल जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, घेराव हुआ, आपको क्या लगता है आप लोगों की आवाज़ डायरेक्ट सत्ता पक्ष तक पहुंची? कोई सुनवाई हुई? क्या फैसला लिया गया? सत्ता पक्ष को ये अच्छी तरह मालूम है कि ये सवाल हमने उठाए हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। लगभग 2.5 महीने पहले हमने मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया था कि हमारा क्या स्टैंड रहेगा इस पर, और 3 मांगों को लेकर हम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेने वाले हैं। ये हमने 2.5 महीने पहले कहे थे। 2 महीने का समय दिया था। 11 जुलाई को ये हम 2 महीने का वक्त पूरा हो रहा था, तो हमने ये कहा था कि हम माननीय राज्यपाल को इसका ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी इसका ज्ञापन देंगे, और उसके आधार पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। ये प्रोग्राम आज का या अचानक बनाया हुआ नहीं था। हमने माननीय राज्यपाल जी से भी वक्त मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वक्त मांगा उनको ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन उन्होंने जब वक्त नहीं दिया और हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, तब हमने इस घेराव का प्लान बनाया और ये एग्जीक्यूट किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 मांगे हैं, इसके बारे में सरकार को भी मालूम है, माननीय राज्यपाल को भी मालूम है, और पूरे व्यवस्था को, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस सबको मालूम है। लेकिन उनके पास चूंकि कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो इसको जितनी देर तक संभव हो छिपाना चाहते हैं। और हम इनको ये मौका नहीं देना चाहते हैं कि इस बार फिर से वो जनता को धोखा दे सकें। जनता तक ये बात पहुंचाना कि ये जो 20 साल से आपके ऊपर शासन करते आ रहे हैं, इन्होंने तरह तरह के वादे आपसे किए हैं और उन सारे वायदों पर इन्होंने वादा खिलाफी की है। एक बार फिर से बिहार की जनता धोखा नहीं खाए, इसीलिए इन बातों से उनको अवगत कराना ज़रूरी था। यही काम हमने किया है।
सर, एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है। अभी हमने लगातार देखा कि सत्र के दौरान भी ये जो विपक्ष में बैठे हुए सरकार हैं, विपक्ष में बैठे हुए सरकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो एसआईआर का मुद्दा को बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं, वो उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, एसआईआर सही है या गलत है? क्योंकि चुनाव आयोग में कल जब हम लिस्ट देखें तो मतदाताओं की सूची से 51 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कि बहुत ही गलत तरीके से उनको सूची से हटाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो शुरू से ही इस बात को बार बार कहा है कि जिस तरह से टाइमिंग और प्रक्रिया निर्धारित की गई है इस एसआईआर के लिए, उससे साफ साफ संकेत मिलता है कि इसके पीछे कोई न कोई क्या कहें, रणनीति कह लें, धोखाधड़ी कह लें, या बना बनाया प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का और बीजेपी की सरकार का कि उन जगहों पे जहां पर इनके लायक या उपयुक्त वोटर्स ना हो, वहां पर वोटरों की संख्या कम कर दी जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह पर उपलब्ध इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो साल साल भर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं, केवल छठ के समय में यहाँ आते हैं। उन लोगों को इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है। और हमारे आंकड़ों के हिसाब से लगभग 34-35 लाख लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं। जब चुनाव आयोग से पता चला कि 51 लाख लोगों के साथ ये मुश्किल आ रही है, तो लगभग निश्चित जानिए कि इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि बिहार से बाहर रोज़गार के लिए या पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं और यहाँ पर अपने घर पर ज़्यादा समय नहीं गुजार पाते हैं। लेकिन उनका नाम अगर वोटर लिस्ट से हटाया जाए तो उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और उनके जनतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सर, आप बिहार से आते हैं, मूलतः आप यहीं से हैं और आप एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आखिर क्या कारण रहा है? क्योंकि आप बिहार से जिस तरीके से परिचित हैं, बिहार की स्थिति से भी आप भली भांति वाकिफ़ हैं, तो आखिर क्या कारण है कि शिक्षा में जब भी बात होती है, शिक्षा, रोजगार, इन सब में बिहार आज भी पीछे है? क्या इसका कारण है? आप तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं ना। जी, आपने सवाल तो रिलेटिवली छोटा पूछा है, लेकिन इसका उत्तर काफ़ी लंबा होना है। बिहार में जो स्थिति थी उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है पिछले 50-60 सालों में। लोगों को ये बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि 1947 से 1963 तक बिहार देश के 3 सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों में शामिल था। 1963 से 1990 तक 27 सालों में पता नहीं कितने लोगों को मालूम है 51 या 52 चीफ मिनिस्टर आए हैं बिहार में। जब हर चीफ मिनिस्टर को ये नहीं मालूम कि वो कितनी देर तक वहाँ रहेगा और वो केवल अपने शासन को, अपनी गद्दी को बचाने में लगा रहेगा, तो विकास का काम कैसे होगा? फलस्वरूप 1990 आते आते तक बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब राज्य हो गया। 1990 में जब लोगों ने लालू यादव को लाया तो 15 सालों के 3 टर्म के राज्य में और शासनकाल में बिहार की इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बिहार तब भी 2005 में भी देश में सबसे पिछड़ा राज्य था। उसके बाद नीतीश बाबू आए, वो 20 साल तक आज तक रह चुके हैं। 20 सालों में भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में ही शामिल है। अगर ऐसा है तो पिछले 35 सालों में जिन जिन लोगों ने बिहार के ऊपर शासन किया, उन्होंने क्या किया? चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया और चाहे वो आज जो कुछ भी दावे करें, ये स्थिति तो नहीं बदली ना कि बिहार की स्थिति देश में अभी भी सबसे पिछड़े राज्य की है। अगर ये नहीं बदला तो इसके क्या क्या कारण थे? उनमें सबसे बड़ा कारण जो था
वो शिक्षा और शिक्षा पद्धति के ह्रास का था। चाहे वो कांग्रेस के 37 साल के शासन में हो, 63 से 90 तक, या उसके बाद उससे ज़्यादा गड़बड़ी 1990 के बाद हुई, जब लालू जी के शासन में सारी की सारी शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर कंप्लीटली पर्दा डाल दिया गया। सारे नियम कानून भंग कर दिए गए। विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनॉमी होती है उसे ख़त्म कर दिया गया, और इतनी अराजकता सारे कैंपसेस में आ गई कि उसके बाद कोई भी पढ़ने लिखने वाला लड़का या लड़की बिहार में रहकर पढ़ना नहीं मानने लगा। आपने बहुत जी। फलस्वरूप आप ध्यान देंगे कि 1990 के पहले जो भी सिविल सर्वेंट या जो भी बिहार के लोग अच्छा करते थे वो बिहार से पढ़कर निकलते थे। बहुत सारे लोग, धीरे धीरे उसमें भी संख्या में कमी आती थी, लेकिन 1990 के बाद मेरे ख्याल से वो परसेंटेज लगभग 0 पर है जिन लोगों ने भी आगे चलकर अच्छा किया है। चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लिया हो, किसी अच्छे पद पे काम कर रहे हों, या विदेशों तक गए हों, वैज्ञानिक बने हों, या शिक्षा में काम किया हो, वो सारे के सारे लोग किसी तरह से 10वीं 12वीं बिहार से करके इमीडिएटली बिहार छोड़कर बाहर चले जाते थे। आपने पूरे डाटा के साथ बिहार की स्थिति, बिहार का इतिहास बता दिया सर। तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा आपको जनसुराज की पसंद आई? क्या आपको मोटिवेशन मिला कि आपने जनसुराज को ही चूज किया बिहार के विकास के लिए? जिन 35 सालों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 1990 से 2025 तक, उसमें लगभग सारे समय मैं सरकारी सेवा में था। भारतीय विदेश सेवा में आई वॉज अ डिप्लोमैट एंड आई हैव सर्व्ड फॉर 35 ईयर्स, 1988 से लेकर 2023 तक। इस दौरान मैं 8 अलग अलग देशों में रहा, कहीं 2.5 साल, कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल, और 8 में से 4 देशों में मैं राजदूत था। इस पूरे दौरान जब भी मैं किसी भी देश में कुछ समय बिताकर किसी होम लीव के लिए या जब भी भारत वापस लौटता था, बिहार आना ज़रूर होता था, और इमीडिएटली देयर वाज अ स्टार्क डिफरेंस। जो लाइफस्टाइल, जो सोसाइटी आप किसी भी देश में देख लें, चाहे वो एक हमसे भी गया गुजरा देश ईरान हो, या टर्की हो, या इंडोनेशिया हो, बेलारूस हो, या यूक्रेन हो, इन सारे देशों में वहाँ से आकर अगर आप बिहार आएँ तो आपको लगता था, मुझे लगता था कि हम 200 साल पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं। चाहे वो सोसाइटी की व्यवस्था हो, लोगों के सोचने समझने का तरीका हो, नियम कानून को पालने या न पालने का तरीका हो, शिक्षा का लेवल हो, करप्शन का लेवल हो, कानून व्यवस्था हो, हर तरीके से बिहार बाहर के किसी भी देश से 200 साल पीछे लगता था।